सभी विद्यार्थियों का एसवी चिल्ड्रन एकेडमी रावला मंडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। कक्षा 11 विषय इतिहास अध्याय 5 और अध्याय 5 का नाम है यायावर साम्राज्य, जिसमें हम पढ़ रहे हैं चंगेज खां और मंगोलों का विश्व इतिहास में स्थान। निष्कर्ष क्या निकलता है, अंतिम कड़ी है इस पाठ की। तो देखिए, चंगेज खां और मंगोलों का विश्व इतिहास में स्थान क्या होता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। पहले हमने चंगेज खां और मंगोलों के बारे में इस पाठ में खूब चर्चा की है। आज हम चंगेज खां को याद करते हैं तो हमारी कल्पना में ऐसी तस्वीर आती है जैसे कि एक विजेता, नगरों को ध्वस्त करने वाला और एक ऐसे व्यक्ति की जो हजारों लोगों की मृत्यु का उत्तरदायी है। 13वीं शताब्दी के चीन, ईरान और पूर्वी यूरोप के नगरवासी स्टेपी के इन ग्रहों को भय और घृणा की दृष्टि से देखते थे। फिर भी मंगोलों के लिए चंगेज खां अब तक का सबसे महान शासक था, सबसे ताकतवर ही माना जाता। उसने मंगोलों को संगठित किया। मंगोल तो समझते हो ना, आज मंगोलिया देश है, आसपास के मानचित्र मंगोल। आज जो हमारे भी भारत में मंगोल से मुगल बने हैं ना, ये यहीं से आई थी। लंबे समय से चली आ रही कबीलाई लड़ाइयों और चीनियों द्वारा शोषण से मुक्ति दिलवाई, साथ ही उन्हें समृद्ध बनाया। एक शानदार पार महाद्वीपीय साम्राज्य बनाया गया। पार महाद्वीपीय साम्राज्य का मतलब कि एक साम्राज्य ने एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर अधिकार करने का, और व्यापार के रास्तों और बाजारों को पुनर्स्थापित किया, यानी व्यापार करने के रास्ते अपनाए और वापस व्यापार के लिए जो बाजार है उन्हें स्थापित किए, जिनसे वेनिस के मार्को पोलो की तरह दूर के यात्री आकर्षक हुए। वेनिस, ठीक है, यूरोप के अंदर है। मार्को पोलो था, उसने दूर के यात्री आकर्षित हुए, जैसे मार्को पोलो जैसे। चंगेज खां के इन परस्पर विरोधी चित्रों का कारण एकमात्र परिप्रेक्ष्य की भिन्नता नहीं थी, बल्कि ये विचार हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि किस तरह से एक प्रभावशाली दृष्टिकोण अन्य को पूरी तरह से मिटा देता है। स्थानबद्ध पराजित लोगों की सोच से परे कुछ देर के लिए 13वीं शताब्दी के उस छोटे से मंगोल अधिराज्य के बारे में सोचिए, जिसने विविध मतों और आस्था वाले लोगों को सम्मिलित किया। हालांकि मंगोल शासक समय भी विभिन्न धर्मों, आस्थाओं से संबंध रखने वाले थे, समन, बौद्ध, ईसाई और अंततः इस्लाम, लेकिन उन्होंने सार्वजनिक नीतियों पर अपने व्यक्तिगत मत कभी नहीं थोपे। मंगोल शासकों ने जब जातियों और धर्मों के लोगों को अपने यहाँ प्रशासकों और हथियारबंद सैन्य दल के रूप में भर्ती किया, इनका शासन बहुजातीय में बहुत सी जातियों, बहुभाषी, बहुत सी भाषा, बहुधार्मिक था, जिसको अपने बहुविध संविधान का कोई भय नहीं था। यह उस समय के लिए एक असामान्य बात थी। इतिहासकार अब उन विधियों का अध्ययन करने में लगे हैं जिनके माध्यम से मंगोल अपने बाद में आने वाली शासन प्रणाली, जैसे कि भारत में मुगल शासकों के अनुसरण के लिए आदर्श प्रस्तुत कर सके। फिर देखिए, मंगोलों और किसी भी यायावर शासन प्रणाली से संबंधित जिस तरह के प्रलेख हैं, उनसे यह समझना बहुत असंभव है कि वह कौन सा ऐसा प्रेरणा स्रोत है जिसने साम्राज्य निर्माण की महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए अनेक समुदायों में बंटे हुए लोगों का एक परिसंघ बनाया। अंततः मंगोल साम्राज्य भिन्न भिन्न वातावरण में परिवर्तित हो गया, तथापि मंगोल साम्राज्य के संस्थापक की प्रेरणा एक प्रभावशाली शक्ति बनी रही। 14वीं शताब्दी के अंत तक एक अन्य राजा तैमूर, जो एक विश्वव्यापी राज्य की आकांक्षा रखता था, ने अपने को राजा घोषित करने में संकोच का अनुभव किया, क्योंकि वह चंगेज खां का वंशज नहीं था। जब उसने अपनी स्वतंत्र संप्रभुता की घोषणा की तो अपने को चंगेज खानी परिवार के दामाद के रूप में प्रस्तुत किया। यहाँ आप चित्र देख सकते, ये देखिए कालीन चित्र वगैरह बने हुए, ये दुर्ग का प्रकोटा है, ये लोग इधर खड़े हैं, इस तरह की स्थिति है। देखो यहाँ पे देखो,
आज दशकों के रूसी नियंत्रण के बाद मंगोलिया एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान बना रखा है। उसने चंगेज खां को एक महान राष्ट्र नायक के रूप में लिया, जिसका सार्वजनिक रूप से सम्मान किया जाता है, जिसकी उपलब्धियों का वर्णन गर्व के साथ किया जाता है। किसकी? चंगेज खां की। मंगोलिया के इतिहास में इस निर्णायक समय पर चंगेज खां एक बार फिर मंगोलों के लिए आराध्य व्यक्ति के रूप में उभरकर सामने आया है, जो महान अतीत की स्मृतियों को जागृत कर राष्ट्र की पहचान बनाने की दिशा में शक्ति प्रदान करने के साथ साथ राष्ट्र को भविष्य की ओर ले जाएगा। अब यहाँ ये चित्र में क्या है? मंगोलों द्वारा बगदाद पर कब्जा। रशीद अल दीन तबरेज का इतिवृत्त में दिया गया 14वीं शताब्दी का एक लघु चित्र है। ये देखिए, कबूलाई खान और चाबी शिविर में देखिए अभ्यास। ये पाठ आपका पूरा हो चुका है अभी, और इसके साथ ये 5 पाठों का जो साम्राज्य है, क्योंकि इस किताब में कितने पाठ हैं? 5, और काफ़ी लगातार हम इसको 5 पाठों को पढ़ रहे हैं। कौन से कैसे पाठ है, पूरा विवरण हमने पढ़ा है। ठीक है, तो 5 पाठ कितने बड़े बड़े थे, ऐतिहासिक बातें थी, ऐतिहासिक बातों को हमने पढ़ा है कि इसमें क्या कुछ प्रक्रिया है वो सारी। और 5 पाठों के हिसाब से देखें तो ये आपकी किताब पूरी हो जाती है यावर साम्राज्य से। अब इसमें और कुछ, यानी अनुभाग 2 पूरा हो गया। अब कल से जैसे हमने पढ़ा था, पहले बता देता हूँ आपको, अनुभाग 1 पढ़ा था, उसमें प्रारंभिक समाज के बारे में पढ़ा था। फिर अनुभाग 2 पढ़ा था साम्राज्य। साम्राज्य के अंदर अलग अलग पार्ट थे, यानी तीसरा महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, इस्लाम, कौद्य, यायावर। अब अपना अनुभाग 3 आएगा, जिसमें आएगी बदलती परंपराएं। बदलती परंपराएं में जैसे छठा पाठ, 7वां 8वां होगा, फिर चौथा भाग होगा आधुनिकीकरण की ओर हम चलेंगे, कैसे औद्योगिक विकसित हुए, कैसे सारा सिस्टम विकसित हुआ। तो अब 5 पाठ हमारे पूरे हो चुके हैं। 5वें पाठ का नाम क्या था? यायावर है साम्राज्य। आगे से हम पढ़ेंगे जो 1300 से 1700 ईस्वी तक का काल है। ठीक है, पहले हमने क्या पढ़ा था? 6 लाख वर्ष पूर्व से 1 ईस्वी पूर्व। फिर हमने पढ़ा 100 ईस्वी पूर्व से 1300 ईस्वी पूर्व। तो ये भी पूरा हो जाता है। और अब हम कल से अगले छठे पाठ में पढ़ेंगे क्या कहानी है, ये यायावर साम्राज्य। एक बार दोबारा इसको पूरा पढ़ लेना, ताकि दोबारा सही रूप से पढ़ोगे ना, आपको समझ में आ जाएगी कहानी क्या है, क्या सिस्टम